नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत सरकार ने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को चयन करने के लिए एक बिल लेकर आई है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। ये जो पूरा बिल है कंट्रोवर्सी में आ चुका है। हालांकि यह जो बिल है सरकार की तरफ से राज्यसभा में पहले ही पास कराया जा चुका है, इसको अब लोकसभा में पास करवाना बाकी है। तो ये बताया जा रहा है कि इस बिल को सरकार जो 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन बुलाई है, उसमें इस बिल को पास करवाया जा सकता है। और इस बिल को लेकर के कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। विपक्ष के साथ साथ भारत के कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स भी इस बिल के कुछ प्रावधानों के विरोध में अपने बयान भी दिए हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा कंट्रोवर्सी है क्या। इससे पहले भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाते थे और अब भारत सरकार क्या बिल लेकर आई है, इसमें क्या प्रावधान है और किन मुद्दों पर इसमें कंट्रोवर्सी की जा रही है। तो देखिए, भारत में रेगुलर चुनाव करवाने के लिए भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा जो भारत में चुनाव को कंडक्ट करवाएगा। भारत का जो इलेक्शन कमीशन होगा वो लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा स्टेट असेंबलीज का भी वो चुनाव कंडक्ट करवाएगा। तो ये पूरा प्रावधान जो है वो संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। और जो भारत का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है वो पूरा इस तरीके से है कि उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसके अलावा उनके साथ 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे। लेकिन उस समय भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं किया गया था कि इनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, इनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इस तरीके का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं था। तो इससे पहले भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी। तो उसमें होता क्या था कि जो भारत के लॉ मिनिस्टर होते थे, कानून मंत्री होते थे, वो बहुत सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते थे। उसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को ये एडवाइस देते थे कि किस व्यक्ति को भारत का इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति किया करते थे। लेकिन आगे चल के होता क्या है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2015 में एक व्यक्ति एक पीआईएल को फाइल करता है, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को वो चैलेंज करता है, इस पूरे प्रोसेस की वैलिडिटी को चैलेंज करता है, जिसमें ये प्रावधान है कि भारत के प्रधानमंत्री सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। और इस पीआईएल को भारत की सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है और उस पर सुनवाई करती है। और इस पूरे पीआईएल पे, इस पूरे इशू पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज बेंच की ये रूलिंग आती है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रावधान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, ये पूरा तरीका गलत है, ये असंवैधानिक है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग देती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए इस कमेटी में शामिल होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, अपोजिशन के लीडर, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन 3 लोगों की कमेटी ये तय करने वाली थी कि भारत में किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में अपने ये भी कहा कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक भारत की सरकार पार्लियामेंट में एक कानून नहीं लाती है, एक पूरा प्रोसेस के तहत कि किस तरीके से भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तब तक ये पूरी कमेटी काम करती रहेगी। तो अब जो है भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अनुसार एक बिल लेकर आई है पार्लियामेंट में, जिसको राज्यसभा में पहले ही पास कराया जा चुका है। जो अभी मानसून सेशन खत्म हुआ है उसी में इस बिल को राज्यसभा में पास करवाया गया है। और ये जो बिल है अब लोकसभा में पास करवाने के लिए लंबित है। इसी को बताया जा रहा है कि जो सरकार 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में जो एक स्पेशल सेशन बुलाई हुई है संसद की, उसी में इस बिल को पास करवाया जा सकता है। और इसी बिल को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है। तो हम पहले ये समझते हैं कि इस पूरे बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, इस बिल में प्रावधान ये किया गया है कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें होंगे भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा अपोजिशन के लीडर, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा। और ये 3 मेंबर्स की कमेटी चयन करेगी कि भारत का इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इसके अलावा इस पूरे बिल में ये भी प्रावधान है कि एक सर्च कमेटी होगी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में बनाई जाएगी। और ये जो सर्च कमेटी होगी ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाएगी, जिसमें से ये तय किया जाएगा कि किन को भारत का इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करना है। और ये जो पूरी कमेटी होगी, सर्च कमेटी, ये कम से कम 5 इंडिविजुअल्स को इस तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल बताएगी। यानी 5 इंडिविजुअल्स को ये सर्च कमेटी रिकमेंड करेगी उस कमेटी को जिसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, साथ ही साथ
एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनको। साथ ही साथ इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत का जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। इसके अलावा इससे पहले भारत के जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन इस पूरे बिल में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। तो ये जो पूरा क्वालिफिकेशन है जो इस बिल में बताया गया है वो ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि वो किसी मिनिस्ट्री में मुख्य सचिव या सचिव के पोस्ट पे रहा हो, साथ ही साथ या वो उसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट पे रहा हो। इसके अलावा उस कैंडिडेट को भारत के इलेक्शन को कंडक्ट करने, उसको मैनेज करने का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट प्रोसेस को भी बताया गया है कि यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको किस तरीके से इंपीच किया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से भारत के इलेक्शन कमिश्नर्स को भी इंपीच किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने इस पूरे बिल में क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो अब प्रश्न आता है कि इशू कहां है, कहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, इस बिल में ऐसे कई इशूज हैं जिसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। तो इसमें से सबसे पहला है जो सिलेक्शन कमेटी है उसी को लेकर के, क्योंकि जो ये सिलेक्शन कमेटी है इसमें है भारत के प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, साथ ही साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर। यानी जो पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भारत के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाले कमेटी में होंगे, तो उनको हटा दिया गया है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया है। तो इस बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इसमें एक तरीके से पारदर्शिता को हटा दिया गया है, क्योंकि यदि इस पूरी कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे तो इसमें एक पारदर्शिता बनेगी, क्योंकि वो किसी अपोजिशन पार्टी या सरकार के पक्ष में कोई बात नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होकर के निर्णय लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस को हटा करके इसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया है, और इससे हो क्या रहा है कि ये पूरा जो कमेटी है यह पूरी तरीके से भारत सरकार को फेवर कर रही है। वो किस तरीके से, तो देखिए, एक तो इसमें है प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो विरोध करते हैं कि इस व्यक्ति को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी बात का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि यदि इसमें वोटिंग की बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एक पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो अलग पक्ष में वोट करेंगे। तो इस कमेटी में 2 वोट तो सरकार के पक्ष में चला जाएगा और एक ही वोट सरकार के विपक्ष में जाएगा। तो इस तरीके से सरकार ही जो चाहेगी, प्राइम मिनिस्टर ही जो चाहेंगे, उन्हीं को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। तो इस पूरे इशू को लेकर के कंट्रोवर्सी की जा रही है कि इस पूरे बिल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पहले नियुक्ति करती थी ठीक उसी तरीके से नियुक्ति कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इस बिल में एक और प्रावधान किया गया है कि जो भी सर्च कमेटी एटलीस्ट 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी, उनमें से कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना जाए। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के बियॉन्ड भी यानी उनसे अलग जाकर भी की जा सकती है। तो इस इशू को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो पूरा बिल है इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स के रैंक को डाउनग्रेड किया गया है। जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर रखा गया है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगे, उनको जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो उन्हीं के बराबर होंगी। लेकिन जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी रैंक को घटा दिया गया है, उनकी रैंक को एक कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के बराबर बना दिया गया है। अब इसमें विरोध क्या किया जा रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वह हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के नीचे आता है, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को ब्यूरोक्रेसी के अंडर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो विरोध करने वाले लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से पारदर्शिता संभव है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को जब एक सेक्रेटरी के लेवल के रैंक के बराबर दर्शाया जाएगा तो वो किस तरीके से किसी कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर यह दायित्व होता है कि इलेक्शन के दौरान कोई भी कैंडिडेट यदि चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देता है, इसके अलावा किसी के खिलाफ गलत भाषण देता है, तो उसके खिलाफ जो निर्णय लेने का काम है वो करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। तो ऐसी स्थिति में यदि इलेक्शन कमिश्नर के रैंक को घटाया जाता है तो ये उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। और इसके अलावा भारत के एक फार्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने भी इस भारत सरकार के द्वारा लाए जा रहे इस बिल में जो प्रावधान किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के
जो रैंक है उसको घटाया जाएगा, डाउनग्रेड किया जाएगा, तो उसको उन्होंने विरोध किया है। तो ये जो भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं SY कुरैशी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने डाउनग्रेड किया है इलेक्शन कमिश्नर्स के रैंक को, ये सही नहीं है। इनके रैंक को एपेक्स कोर्ट के जज के बराबर रखना चाहिए था, क्योंकि इनका काम है निर्णय लेना, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में लगभग आधी जो कंट्रीज हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में वो अपने जजेस को, चीफ जस्टिस को नियुक्त करती हैं। और खास बात यह है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और दुनिया के सभी देश भारत में अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को भेजते रहते हैं ये स्टडी करने के लिए, ये लर्न करने के लिए कि किस तरीके से भारत इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, किस तरीके से भारत का इलेक्शन कमीशन पूरी पारदर्शिता के साथ इतने बड़े देश में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत में अब तक 108 देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स आ चुके हैं ये सीखने के लिए, ये लर्न करने के लिए कि किस तरीके से भारत अपने देश में इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में भारत को अपने इस इंस्टीट्यूशंस को डाउनग्रेड करना सही नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से भारत के इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पहले की जाती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया, इसके अलावा अब भारत सरकार किस तरीके का बिल ला रही है, इसमें क्या प्रावधान है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि किस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, किन किन मुद्दों पर विवाद किया जा रहा है। तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला। तो इस पूरे विषय पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।